ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी समझते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। कार्बन का होता है, जैसे दो हाथ है, ऐसे हम एक हाथ से इधर एक आदमी को पकड़े, इधर एक आदमी को पकड़े, फिर उसका एक हाथ खाली, वो आगे, ऐसे लंबा चेन बनता चला जाएगा। तो ये जो चेन बनाने का एबिलिटी है, लंबा चेन एक दूसरे से जुड़ते हुए लंबा चेन बनाने का एबिलिटी है, इसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का पहला कंडीशन क्या है, कौन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा? तो सबसे पहला वैलेंसी जो होगा मिनिमम दो होना चाहिए, एक तो नहीं होना। एक होगा, अगर मान लीजिए आदमी का एक ही हाथ है तो एक और पकड़ेंगे, ख़त्म, उसका अगला हाथ है नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं बढ़ेगा। तो जहाँ चेन बन रहा है, जहाँ ख़त्म करना है, वहाँ पर उस आदमी को रख देंगे जिसका एक ही हाथ है, चेन ख़त्म। तो बैलेंसी एक जिसका होगा वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन फैमिली का तो बैलेंसी दो होता है, एक से अधिक है तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। दूसरा क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के लिए जैसे आप हाथ ऐसे पकड़ के खड़ा होते जाएंगे, तो खड़ा होते चले जाएंगे तो क्या होगा, वो जैसे जैसे लंबा ऐसे खड़ा होकर के लंबा चेन बनाएंगे, जितना देर ऐसे करके हाथ ऐसे उठा करके रखेंगे, क्या होगा, आपको धीरे धीरे हाथ में टेंशन, एक तनाव महसूस होने लगेगा। कहा जाता है ना कि जैसे एक ये कंसेप्ट है कि एक गिलास पानी भारी तो है नहीं, उठा के रख रहे हैं, भारी लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे आप 1 घंटा पकड़ के रखिए तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको लगेगा कि वो इतना भारी है, लगेगा कि अब रख दे, थक जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि समस्या को जितना लंबा होल्ड कीजिएगा वो उतना डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम आए तुरंत सॉल्व कर लेना चाहिए। उसको जितना लंबा होल्ड करके रखेंगे प्रॉब्लम उतना डिफ़िकल्ट होता चला जाता है, इसलिए उसको नहीं। तो कैटेनेशन में क्या होता है, ऐसे एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ते हुए लंबा चेन बनाते चले गए, तो बनाने से क्या होगा कि हाथ में स्ट्रेन होता है। देखिएगा जो बिजली का तार सड़क के किनारे जो खंभा में रहता है, तो जो हाईवे इस सब में 2 पोल के बीच का गैप ज़्यादा होता है ना, और तार बीच में ऐसे लटका हुआ रहेगा। शहर में क्या होता है, पोल का गैप कम होता है ताकि वो तार लटके नहीं, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन डेंस है और रोड के ठीक बगल में तार होता है। तो इसमें क्या होता है, जब लंबा थोड़ा ज़्यादा वो दूर का होगा, तार जब कसाएगा तो वो लंबा सीधा स्ट्रेट का साथ कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो लपक जाता है। और अगर दूरी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो इतना लोड हो जाएगा कि बीच से तार टूट सकता है। तो यानी कि जितना लंबा चेन बनेगा, बीच से स्ट्रेन बढ़ जाने से टूटने का डर होता है। तो बॉन्ड अगर कमज़ोर है तो वो लंबा चेन बनेगा ही नहीं, कुछ दूर बनेगा, उससे जैसे लंबा हुआ बीच से टूट जाएगा। इसीलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसका बॉन्ड एनर्जी हाई हो। तो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, ये किसी भी सिंगल बॉन्ड HH को छोड़कर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का वैलेंसी तो एक है तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो तो करेगा नहीं। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम है। तो इसलिए कार्बन के चेन आपस में जुटकर काफ़ी लंबा चेन बना सकते हैं, और इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या काफ़ी अधिक होती है। लेकिन यहाँ उसी तरह कार्बन से सल्फर का कम होगा, तो यहाँ जो SS बॉन्ड एनर्जी O और O बॉन्ड है, S और S बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कमज़ोर होता है, ये बॉन्ड मजबूत होता है। इसीलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसका ज़्यादा होगा, सल्फर का।
वैलेंसी तो दोनों का एक से ज़्यादा है, जिसका एक वैलेंसी है वो तो कैटेनेशन शो ही नहीं करेगा। अब अगर शो करेगा तो कौन ज़्यादा करेगा, किससे डिसाइड करेंगे, बॉन्ड एनर्जी से। जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। ये हो गया। अब एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, किसी भी ग्रुप में लीजिए, जैसे यहाँ एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, इसमें क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये सब ये लिखिएगा नहीं, अभी ये उतारने की ज़रूरत है। ऐसे हर ग्रुप में जो सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है ना, वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होता है, अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर होगा, उसको एबनॉर्मलिटी कहते हैं, है ना। कभी कभी ऐसे नहीं कहते हैं, एक घर में बहुत सारे मैंने कई बच्चे हैं, सब पढ़ने में अच्छा, एक जो है उसमें से ख़राब निकल गया, तो नहीं कहा जाता है ये फैमिली का सबसे, ये अलग ही निकल गया, अपवाद हो गया इस फैमिली का। तो उसी तरह हर फैमिली में या हर ग्रुप में जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, एबनॉर्मल कैरेक्टर शो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर। सेकेंड पीरियड तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ही ना सेकेंड पीरियड में है, इसलिए ऑक्सीजन में एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण क्या होता है, एक तो साइज सबसे छोटा, इसके पास सेकेंड पीरियड है तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा, है ना, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं, साइज सबसे छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। इस वजह से ऑक्सीजन में क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर। तो एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण क्या है, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन क्यों एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो पहला हो जाएगा स्मॉलर साइज, दूसरा क्या हो जाएगा, हाई या हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी, चौथा इसका क्या हो जाएगा, ये एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल की कमी। ये 4 रीजन है जिस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब एबनॉर्मल बिहेवियर कौन कौन सा है, तो सबसे पहला एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है ये डाई एटॉमिक होता है, मतलब O2 के रूप में रहता है और साथ ही साथ ये गैस है। जबकि बाकी एलिमेंट क्या होता है, जैसे सल्फर, तो सल्फर किस रूप में रहेगा, सल्फर जो है ये S8 बताए थे ना, यहाँ 8 एटम है एक साथ, और ये कैसा होता है, सॉलिड। और बाकी और एलिमेंट भी इसी तरह से होगा और वो सॉलिड होगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, गैस। ये एबनॉर्मल कैरेक्टर। तो ऑक्सीजन गैस क्यों होता है, ऑक्सीजन का साइज जो छोटा है तो इसमें पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये एक सिग्मा एक पाई, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर अलाउड है, लेकिन सल्फर में अगर लीजिएगा तो यहाँ सिग्मा और पाई, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, सल्फर का साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा होने से वो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये सल्फर ऐसे आपस में सिग्मा बॉन्ड बना करके ऐसे रहता है, यहाँ पे S, ये S और ऐसे यहाँ पर उस तरह से होगा,
ऐसे हम लोग लेंगे सल्फर, ये मुकुट जैसा स्ट्रक्चर S8 ऐसा रिंग बनाता है, ठीक है। क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा होने से आपस में पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, केवल सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़कर S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये इसका एबनॉर्मल बिहेवियर ये एक है। दूसरा एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी, डी ऑर्बिटल तो है नहीं, और इसीलिए और उसके अंतिम इसमें कितने हैं, पी में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जो ऑक्सीजन के पास ये मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना हो सकता है, ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है, 4। लेकिन शायद ही ऑक्सीजन किसी मॉलिक्यूल में 4 वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है। तो जनरली इसका जनरली ये किस रूप में रहता है, इसका कोवैलेंसी क्या होता है 2। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 4, ये एग्जाम में पूछा हुआ है ना, कि ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना, तो मैक्सिमम 4 और जनरली 2 होता है। लेकिन अगर हम बाकी और एलिमेंट्स का ले इस ग्रुप का, जैसे सल्फर है ना, ये सब का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर मैक्सिमम कोवैलेंसी फॉर रेस्ट, मतलब बाकी एलिमेंट के लिए कितना होता है 6 हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन का जनरली 2 होता है और बाकी और एलिमेंट का क्या होता है 6 होता है। ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर। और एक एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, एक और हम लोग इसका एबनॉर्मल बिहेवियर ऑक्सीजन का ये क्या होता है, तीसरा हम लोग लेते हैं, ये ऑक्सीजन तो O2 के रूप में रहता है। O2 क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये बताया हुआ है कि O2 के पास क्या होता है, इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 2। इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन के पास जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये कैसा होता है पैरामैग्नेटिक होता है, while other elements of this group कैसा होता है डायामैग्नेटिक, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। केवल ऑक्सीजन क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है और बाकी सभी डायामैग्नेटिक। ये एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन फैमिली का ये जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़े हैं कि किसी भी ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर होता है ना, रोमन लेटर में जो ग्रुप नंबर होता है उसका, और मिनिमम ग्रुप नंबर -8, तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6 है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और मिनिमम 6 - 8 कितना होगा -2। तो यानी ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 का जो एलिमेंट है ये -2 से +6 के बीच वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा। -2 से कम नहीं हो सकता,
+6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, ऑक्सीजन उसी फैमिली में है, लेकिन ऑक्सीजन का मिनिमम तो -2 है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ +2 ही होता है, +6 नहीं होता। इसका कारण क्या है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ vacant d orbital, due to absence of vacant d orbital, d orbital नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तक ही जा सकता है। ये ऑक्सीजन के लिए हुआ। ऑक्सीजन के अलावा सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सब के लिए वो सही है। ठीक है। अब स्टेबिलिटी अगर -2 और ये +6 का स्टेबिलिटी देखें तो ये क्या होता है, ऊपर से नीचे घटेगा। ठीक है। -2 माइनस में तो इसलिए है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऊपर से नीचे जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, तो -2 का स्टेबिलिटी घटेगा। +6 ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो पहले बताया हुआ है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से भी ये घटेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट से 6 के जगह उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 4, तो 4 का स्टेबिलिटी फिर ऊपर से नीचे बढ़ेगा। ठीक है। ये इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हुआ। अब है इसका हाइड्राइड। हाइड्राइड किसको कहते हैं, जैसे हालांकि इसको हाइड्राइड तो नहीं कहेंगे हम लोग। हाइड्राइड होता है क्या कि कोई 2 एलिमेंट का कंपाउंड जिसमें से एक एलिमेंट निश्चित रूप से क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो वो हाइड्राइड कहलाता है। ये इनऑर्गेनिक में हम जब हाइड्रोजन पढ़ाए हुए हैं, वहाँ हाइड्राइड के बारे में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये हाइड्राइड, तो ये जो हाइड्राइड है ऑक्सीजन फैमिली का, वो इसी तरह से ऑक्सीजन का जो नॉर्मल वैलेंसी तो 2 होता है फैमिली का, इसलिए H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO ये मॉलिक्यूल इस तरह से बनाता है। इसमें H2O जो होता है, ये H2O ये लिक्विड होता है। H2O तो देखे ही हैं, देखे है ना। हाँ, H2O लिक्विड होता है और ये भी लिक्विड होता है। इसका हालांकि बॉइलिंग पॉइंट ये 36 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और ये जो तीनों है, ये तीनों क्या होता है, ये गैस होता है। ये तीनों गैस होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होने से ये लिक्विड हुआ, और H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के वजह से वो लिक्विड है। ठीक है। अब इसका कुछ कैरेक्टर्स है जो आपको याद रखना होगा। आयोनिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है, ऑक्सीजन सल्फर ऊपर से नीचे तो घटेगा। तो जैसे इसका हाइड्रोजन का 2.1, इसका 3.5, 1.4, लेकिन जैसे जैसे जाएंगे इसका जब घटेगा तो गैप कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना कम होता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर उतना घटता चला जाएगा। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, जैसे 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाया और दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ये बॉन्ड लेंथ है। तो अगर एटम का साइज बड़ा हो जाए तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगा। तो इसलिए जब साइज बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ना मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूरी बढ़ना मतलब अट्रैक्शन कम हो गया, तो बॉन्ड हो जाएगा कैसा, कमज़ोर। ठीक है। बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे क्या होगा,
घटेगा। और बॉन्ड अगर घटेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो स्टेबिलिटी भी घटेगा। जिसका बॉन्ड कमज़ोर है, थोड़ा सा गर्म करेंगे टूट जाएगा, तो हीट के प्रति उसका स्टेबिलिटी भी घटेगा, है ना। और बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे घटता है, ये एसिड बेस पे पढ़ा चुके हैं, है ना। बॉन्ड एंगल भी घटता है, ये भी बॉन्डिंग का पार्ट है, जहाँ VSEPR थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ाए हैं, वहाँ इन सब के बॉन्ड एंगल का भी हम डिस्कशन किए हुए हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, क्यों? जब बॉन्ड कमज़ोर होगा तो जल्दी टूटेगा, तो जल्दी टूटेगा तो जल्दी हाइड्रोजन देगा, और जो जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसलिए ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता चला जाएगा। और जितना H बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पर इसके बीच का बॉन्ड लेंथ, तो H जल्दी निकलेगा, तो जो जल्दी H देता है एसिडिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होता है, तो ऊपर से नीचे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। ये हुआ इसका जनरल कैरेक्टर्स। अब हाइड्राइड का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लास्ट ये नाइट्रोजन फैमिली में भी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम चर्चा किए थे, है ना। वहाँ बताए थे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताए थे। यहाँ पर इस जगह बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता जाना चाहिए, इसलिए होना क्या चाहिए, H2O से ज़्यादा किसका, H2S का, फिर ज़्यादा होना चाहिए H2SE का, फिर होना चाहिए H2TE का, फिर होना चाहिए किसका, H2PO का। लेकिन क्या होता है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये यहाँ से हटकर सीधा यहाँ पहुँच जाता है, इसलिए इस फैमिली में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, H2O का सबसे ज़्यादा हो जाता है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब जो है ना यहाँ पर जो बताए, ये सब डिटेल से बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है ना। बॉन्डिंग में ऑलरेडी जो हम पढ़ाए हैं उसमें ये सभी चीज़ को डिस्कस किया जा चुका है वहाँ पर, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, जैसे इस ग्रुप में एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव, इसलिए जनरली हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते, हम बताए थे। एक और भी था LV, उसकी भी चर्चा नहीं करते। ये चार ही मेन। तो ऑक्सीजन का तो ऑक्साइड होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन से जो जुटेगा वो ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, वो तो खुद ऑक्सीजन, इसलिए ये ऑक्साइड नहीं बनाएगा। इसलिए हम लोग इसको छोड़कर बाकी इन तीनों के बारे में लेंगे। तो सल्फर ये दो तरह के ऑक्साइड बनाएंगे, एक +4 स्टेट में, है ना, और एक +6 स्टेट में, SO2, SeO2, TeO2, SO3, SeO3 और इसको ट्राईऑक्साइड कहते हैं, इसको डाइऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सिलेनियम डाइऑक्साइड, सिलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड। ये ट्राइऑक्साइड है, ये डाइऑक्साइड है। जो ट्राइऑक्साइड्स है ये सब तो सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। जो डाइऑक्साइड्स है ये तो +4, -2 और +6 के बीच में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ऊपर से नीचे क्या होगा, घटेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे घटता है। +4 का जो स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ता जाएगा,
है ना, +4 का बताया ना, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगा और ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका जो होता है ये घटता चला जाता है। और हम लोग यहाँ पर SO2 और SO3 ये गैस होता है और बाकी सभी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। ये ऑक्साइड के बारे में हो गया। अब नेचर ऑफ हैलाइड, हैलाइड किसको कहेंगे, जब ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट हैलोजन से जुटेगा उसको क्या कहेंगे, हैलाइड। हैलोजन से कौन कौन जुट सकता है, हैलोजन से जो जुटेगा, हैलोजन में कौन कौन हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों से जब जुटेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हैलाइड्स कहेंगे। तो ये ऑक्सीजन फैमिली का जो एलिमेंट है ये इस तरह से 4 तरह का हैलाइड बनाता है। इसको हम लोग मोनोहैलाइड्स कहते हैं, इसको मोनोहैलाइड्स कहेंगे। और इसको हम लोग कहेंगे डाईहैलाइड्स, डाईहैलाइड। तो अब कहिएगा कि वहाँ पर तो 2 हैलोजन है, 2 हैलोजन है तो इसको क्या होना चाहिए, 2 हैलोजन है तो इसको भी तो डाईहैलाइड होना चाहिए। तो एक्चुअली ये EX है। E क्या है, E है वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलियम, पोलोनियम, इसमें से कोई एक। और X क्या है, हैलोजन। तो X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि EX है लेकिन ये 2 इसका मॉलिक्यूल आपस में मिल जाता है तो क्या बना देता है, E2 और X2। इसलिए चूंकि ये इसका डाइमर है तो यहाँ तो एक ही हैलोजन है ना, एक इसके एक एटम के साथ उसका एक, इसलिए इसको मोनोहैलाइड, इसको डाइहैलाइड, इसको क्या कहेंगे, टेट्राहैलाइड। 4 है ना, ये टेट्राहैलाइड्स कहेंगे। और ये जो इसको हम लोग कहेंगे हेक्साहैलाइड्स। 6 है तो हेक्साहैलाइड्स ये कहलाएगा। तो ये 4 तरह के हैलाइड्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन फैमिली का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बताए थे कि NS2 और NP4 ये था, जहाँ पर N का वैल्यू 2 या 2 से अधिक होगा, है ना। इस तरह से NS2 NP4। तो इसका डायग्राम अगर बॉक्स डायग्राम बनाएं ऑर्बिटल में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये NS2 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा NP4। NP4 P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 और ये हो जाएगा चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन ये भर गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पर हो गया। तो ये जो होगा यहाँ जो हम लोग लिए हैं ये इसका हो जाएगा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जो मिनिमम एनर्जी स्टेट, ये NS2 हो गया और ये NP4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट में यहाँ क्या होता है, d ऑर्बिटल होगा, है ना। यहाँ d ऑर्बिटल, d में कितने बॉक्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल, ये ND, जबकि इसमें 0। तो यहाँ N का वैल्यू लेकिन 3 या उससे ज़्यादा होगा, 2 नहीं हो सकता, ठीक है। N का वैल्यू 3 होगा तभी वहाँ d ऑर्बिटल आएगा। तो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही वैलेंसी होता है, तो 2 वैलेंसी, इसलिए इस स्टेट में ये क्या बनाएगा, डाईहैलाइड बनाएगा, डाईहैलाइड। और अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 निकल जाएगा तो यहाँ 2 रह गया और
एक यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल के अब किधर जाएगा, यहाँ तो और कोई खाली है नहीं, ये 3 रहा, एक यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। डी में जब जाएगा तो एक निकल कर, अब बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, ये तो जोड़ा में है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर होगा तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4, और वैलेंसी 4, तो ये क्या बनाया, टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन किया। और अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पर EX6, अब अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक निकला और इधर चला गया, यहाँ पर इस तरह से एक ये चला गया, और एक फिर यहाँ पर डी में तो एक पहले से था, एक और हो गया, कितना हो जाएगा डी में, ये 2, तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6, तो अब यहाँ 6 हो गया मतलब वो हेक्सा हैलाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राउंड स्टेट में डायहैलाइड बनाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टेट्राहैलाइड बनाएगा, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या बनाएगा, हेक्सा हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। ग्राउंड स्टेट में ही वो मोनोहैलाइड भी बनाता है। ठीक है, तो ये हैलाइड्स के बारे में हुआ। इसका शेप और स्ट्रक्चर पर हम डिस्कस करते हैं अभी इसके बारे में। ये मोनोहैलाइड्स जो हम बताया ना कि 4 तरह का हैलाइड होता है, मोनोहैलाइड, डायहैलाइड, टेट्राहैलाइड और हेक्साहैलाइड। तो मोनोहैलाइड का फॉर्मूला इस तरह से O2F2, हालांकि ये अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। S2F2 मतलब हाईली अनस्टेबल बनेगा और टूट जाएगा, और ये सब एग्जिस्ट करता है ना, ये सभी ये एग्जिस्ट करेगा। और मोनोहैलाइड का ये क्या कैरेक्टर है कि इसको अगर छोड़ दें अपने आप धीरे धीरे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ये प्लस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 होगा, +1 यहाँ सीधा +4 में चला गया, और यहाँ 0, तो +1 से +4 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो मोनोहैलाइड्स का ये टेंडेंसी होता है कि इसको अगर छोड़ दें तो अपने आप धीरे धीरे ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता चला जाएगा, और ये तो काफ़ी फास्ट, ये जल्दी ये टूट जाता है। अब उसके बाद हुआ डायहैलाइड्स। डायहैलाइड्स में ये सब एग्जाम्पल है, हालांकि सिलेनियम का कोई डायहैलाइड अभी तक नहीं पाया गया है, मतलब नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें इसका अगर स्ट्रक्चर पूछा जाता है EX2, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने, ये भी BSc-PR थ्योरी में बताया गया है। बॉन्ड पेयर कितना होगा, जितना इसमें एटम है उससे एक कम। एटम कितना है, E और X 2, 3 एटम, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, 2। और लोन पेयर निकालने का क्या तरीका होता है, लोन पेयर बराबर होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर गुना 8/2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना, ऑक्सीजन फैमिली का तो 6 होता है, और हैलोजन का 7, तो 7 गुना 2 14, और 6 20, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20। बॉन्ड पेयर 2 गुना 8 कितना, 16/2 कितना, 4/2 कितना, 2 होगा। तो लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, दोनों को जोड़ के जो नंबर होता है उसको स्टेरिक नंबर कहते हैं। स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4, और स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, तो इसका शेप कैसा होगा, एंगुलर, लेकिन स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल।
स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, शेप हो जाएगा एंगुलर। उसके बाद हम लोग लेते हैं ये टेट्राहेलाइड, टेट्राहेलाइड हुआ EX4। तो फिर बताइए बॉन्ड पेयर कितना होगा, टोटल एटम कितना है 5, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा 4, और लोन पेयर उसी फॉर्मूला से निकालिएगा तो 1, तो 4 और 1 5, स्ट्रेक नंबर कितना हो गया 5, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और sp3d और इसका शेप हो जाएगा, यहाँ पर शेप हो जाएगा इसका सीसॉ शेप्ड, सीसॉ शेप्ड कहते हैं इसको, सीसॉ शेप्ड, और या इरेगुलर टेट्राहेड्रल, और स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये हम बता दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये होगा EX4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग जो लेंगे, यहाँ पे EX4 इसका शेप देखिए किस तरह से होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये उस दिन हम मॉडल के थ्रू बताए थे कि बीच में होगा E, ठीक है, और ये ट्राइगोनल ऐसे हम लोग लेते हैं, ट्राइगोनल यहाँ इस तरह से ऐसे होगा, यहाँ पर एक x होगा, एक x यहाँ, और एक यहाँ होना चाहिए, और ये इस तरह से मिल जाएगा, ये ट्राइगोनल हो गया। और बाय पिरामिडल, तो पिरामिड ये किस तरह से होगा, ये एक ऊपर होगा और एक यहाँ पर नीचे, इस तरह से, यहाँ पर x और इधर x, ठीक है। एक जो लोन पेयर होगा वो इस पोजीशन पे लोन पेयर हो जाएगा, ये लोन पेयर, तो ये इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो इसका शेप कैसा हुआ, इसका शेप, इसी को हम लोग सीसॉ शेप कहते हैं। लोन पेयर कहाँ रहता है, इस जगह पे, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये तीनों पोजीशन क्या होता है इक्वेटोरियल, और इसको एक्सियल पोजीशन। एक्सियल बॉन्ड जो होता है ये लंबा होता है, बताए थे, और ये क्या होता है छोटा, ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट और ये लंबा। इसलिए अगर पूछा जाए कि इसका एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए SF4 हो गया, तो क्या SF4 में यहाँ तब क्या हो जाएगा S और यहाँ F हो जाएगा, है ना, SF4 SCl4, ऐसे ही उसी तरह SeCl4 ऐसे हो जाएगा। तो ये सब जो एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या सारे SF बॉन्ड इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, नहीं ना, क्योंकि ये तो इक्वेटोरियल है और ये दोनों इक्वेटोरियल और ये एक्सियल है। एक्सियल का लेंथ ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल का कम, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा टेट्राहेलाइड्स के बारे में। अब एक है हेक्साहेलाइड्स, वो बता रहे हैं। देखिए ये ऐसे है, तो ऐसा ही मॉलिक्यूल बीच में कौन होगा E, ठीक है। और अगर इससे 5 एटम जुटा रहता तो पांचों एटम इस तरह से रहता। इसको हटा दीजिए ये दोनों को, तो कैसा हो गया, इसको मिला दीजिए तो एक त्रिभुज के आकार का होगा। इसको ऐसे 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 मिला दिए लाइन से, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज के आकार का ट्राइगोनल। एक ऊपर से आया तो कैसा होगा, ऐसे इसको मिलाइए ऐसे, तो क्या होगा पिरामिडल, और एक पिरामिड क्या होगा नीचे हो जाएगा। तो कितना पिरामिड हो गया 2, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड हो गया ना, इसलिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये एंगल कितने का होगा 120 डिग्री का, क्योंकि एक चारों तरफ टोटल एंगल 360, तो 3 हिस्सा में बांटिएगा तो हर एंगल
120, और ये एंगल 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कम है, तो ये तीनों मिलके इसको थोड़ा ज़्यादा ढकेलेगा, तो ये ज़्यादा दूर चला जाएगा, तो ये लंबा हो जाएगा और ये छोटा रहेगा। तो ये ऐसे अगर ग्लोब में रखेंगे तो ये एक्सिस पे रहा और ये इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे रहेगा तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एक्सियल बॉन्ड, एक्सिस पे रह गया। तो अब हम लोग को, लेकिन अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर कब होगा, जब पांचों बॉन्ड पेयर होता, लेकिन यह बॉन्ड पेयर तो 4 है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को कहीं रखना पड़ेगा। तो कहाँ रखेंगे, लोन पेयर को लाल वाले के जगह पे रखेंगे कि वाइट वाले के? तो लोन पेयर जो होता है ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है, तो कम बॉन्ड एंगल वाले पे रखेंगे तो रिपल्सन ज़्यादा करेगा वो, तो उसको हमेशा कहाँ रखा जाता है, ज़्यादा। तो ज़्यादा एंगल वाला वाइट है ना, इसलिए इसी में से कहीं रखना पड़ेगा। तो हम इन तीनों में से कहीं भी रख देंगे तो अब वो बॉन्ड ख़त्म हो गया, ठीक है, वहाँ लोन पेयर आ गया। अब ये जो शेप हुआ, दिस इज द शेप ऑफ EX4, ठीक है, ये शेप, इस शेप को क्या शेप कहते हैं, देखिए ऐसे ले लीजिए, ऐसे है ना, इस तरह से देखिए, और ऐसे ऐसे होगा, ऐसा कुछ देखें कहीं पार्क में होता है ना, ऐसे इधर एक चढ़ेगा, एक इधर ऊपर, उसको क्या कहते हैं, सीसॉ। तो उसी के शेप का हुआ ना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सीसॉ शेप्ड, ठीक है। तो ये EX4 सीसॉ शेप्ड होता है, आया समझ में, ठीक है। तो ये हम लेते हैं, इसके बाद अब फिर हम लोग पढ़ते हैं हेक्सा हैलाइड्स के बारे में। तो हेक्सा हैलाइड EX6 यहाँ पर X जो है फ्लोरीन होगा केवल, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन होगा वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि E तो ऑक्सीजन होगा नहीं, है ना। यहाँ पर जो है E, इस जगह जो है X इज फ्लोरीन ओनली, और E कैन नॉट बी ऑक्सीजन, E ऑक्सीजन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 होता ही नहीं, ऑक्सीजन का तो मैक्सिमम जनरली +2, मिनिमम -2, तो ये 6 में तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन होगा नहीं। तो अगर सल्फर है तो थर्ड पीरियड का है, और यहाँ अगर ब्रोमीन है तो बॉन्ड लेंथ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बॉन्ड हो जाएगा कमज़ोर, थोड़ा सा हिट करेंगे वो टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि क्लोराइड और ब्रोमाइड स्टेबल नहीं होता है, इसका केवल कौन स्टेबल होता है, फ्लोराइड्स। इसलिए यहाँ X के जगह केवल क्या हो सकता है, फ्लोरीन होगा, और इसमें बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0 आएगा, उसी फॉर्मूला से निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर 6 हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, और इसलिए इसका शेप, ये सब बॉन्डिंग में बताया हुआ है, इसका शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें इसका एग्जाम्पल में जैसे अगर हम लोग लेते हैं SF6, उसी तरह से SEF6, फिर TEF6, ये सब रहेगा, लेकिन यहाँ तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, बॉन्ड कमज़ोर पड़ता जाएगा, तो वो जल्दी टूटेगा, टूट करके तो जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन जल्दी देगा, इसलिए यहाँ ऐसे अगर जाएंगे तो यहाँ स्टेबिलिटी घटेगा और रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अब यहाँ पर एक इसमें हैलाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है जनरली, कि जैसे इसको हम लोग OF2, ठीक है, OF2, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ OCl2 है तो OCl2 को हम लोग क्या कहना चाहिए उसी हिसाब से, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, ये कहा जाना चाहिए डाइक्लोराइड, लेकिन ये गलत है
है ना। यहाँ पर इसका नाम है डाइक्लोरीन ऑक्साइड, डाइक्लोरीन ऑक्साइड। क्यों ये नाम क्यों करेक्ट है? तो कहा जाता है क्या, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसमें आइड जुटेगा। जैसे NaCl, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम सोडियम क्लोराइड। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसका नाम बाद में लिया जाता है, जिसका कम है उसका नाम पहले, इसलिए सोडियम पहले क्लोरीन बाद में, इसलिए इसका और जो बाद में होगा उसमें आइड जुटेगा। तो सोडियम क्लोराइड, इसको क्लोरोसोडाइड नहीं कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। यहाँ इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा? फ्लोरीन का तो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड कहेंगे, फ्लोरो ऑक्साइड नहीं कहेंगे, फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं। यहाँ दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा, इसलिए इसको डाइक्लोराइड ऑक्साइड कहेंगे, ऑक्सीजन क्लोराइड नहीं कहेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि इसको हम लोग ये हैलाइड के कैटेगरी में आएगा कि ऑक्साइड के कैटेगरी में। तो ये हैलाइड, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्साइड कहेंगे। तो ये हो गया ऑक्साइड्स और हैलाइड्स के बारे में। तो ये पार्ट ख़त्म हो गया ना। अब इसमें कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होगा। जैसे ऑक्सीजन है एनसीईआरटी में, ऑक्सीजन, फिर ओजोन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये 4 चीज़ पढ़ना है इस चैप्टर में। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब और 2 वीडियो में ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब अब कोई चैप्टर बड़ा नहीं है। हैलोजन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, हैलोजन चैप्टर, और इनर्ट गैस, नोबल गैस भी बड़ा नहीं है। वो 2 क्लास लगता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये होगा। उसके बाद हम लोग को मेन है, अभी सिर्फ एक ही चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा टाइम लगेगा, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, नहीं तो बाकी और ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर्स नहीं है। तो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना।